गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपसे सेकंड चैप्टर पर आपसे चर्चा की और आपको बताया था कि जीवों का जो वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, उस वर्गीकरण की दो प्रमुख पद्धतियां हैं जिसको सर्वाधिक रूप से वैज्ञानिकों ने मान्यता प्रदान की है। पहली पद्धति का नाम है द्विजगत वर्गीकरण पद्धति और दूसरी पद्धति का नाम है पांच जगत वर्गीकरण पद्धति। द्विजगत वर्गीकरण पद्धति को कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने 1758 में दी और आपको बताया हमने कि कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने संपूर्ण जीव जगत को दो जगतों में बांटा, पादप जगत और जंतु जगत। इज इट राइट? उसके बाद हमने आपसे बात की थी पांच जगत वर्गीकरण पद्धति पर। पांच जगत वर्गीकरण पद्धति R.H. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने 1969 में दी। इस वर्गीकरण पद्धति को पांच भागों में बांटा गया है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, कवक और एनिमेलियम। इसके बाद हमने आपको बताया कि पांच जगत वर्गीकरण पद्धति के प्रमुख आधार क्या है। ठीक है, पांच जगत वर्गीकरण का आधार क्या है और आपको बताया पांच जगत वर्गीकरण की क्या आधार है। नंबर 1, कोशिका का प्रकार, टाइप ऑफ सेल या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। दूसरा आपको बताया था पोषण की विधियां। तीसरा आपको हमने बताया था लाइफ स्टाइल, जीवन शैली। पांचवा आपको बताया था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जीव का संगठनात्मकता और सबसे अंत में आपको बताया था जीवों का विकास। आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है, वो इन सभी पांचों बिंदुओं पर हम डिटेल से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पांच जगत वर्गीकरण के प्रमुख आधारीय लक्षणों पर आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक फीचर्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इज इट राइट? देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक फीचर्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हिंदी में हम इनको बोलना चाहें तो पांच जगत वर्गीकरण के प्रमुख आधारीय लक्षण। The basic features या basic characteristics of 5 kingdom classification। देखिए, हम बता दें पांच जगत वर्गीकरण के प्रमुख आधारीय लक्षण कौन से हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका के प्रकार। टाइप ऑफ सेल पर आपसे बात करने जा रहे हैं। टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। किसके प्रकार? कोशिका के प्रकार। देखिए, कोशिका के प्रकार में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि केंद्रक भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। केंद्रक भित्ति की उपस्थिति
और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। तो कोशिकाएं किसके आधार पर बता रहे हैं हम? केंद्रक भित्ति की उपस्थिति के आधार पर, केंद्रक भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका 2 प्रकार की होती है। इज इट राइट? पहली कोशिका है जिसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी को बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं असीम केंद्रीय, असीम केंद्रीय कोशिका, और इसको बोलते हैं ससीम केंद्रीय कोशिका, ससीम केंद्रीय कोशिका। देखो अगर इसको हम पढ़ना चाहें डिटेल से तो प्रो का अर्थ होता है एंसिनेंट और कैरियोटिक का अर्थ होता है कैरियोन, कैरियोन का अर्थ होता है न्यूक्लियस, अर्थात ऐसी कोशिका जिसका केंद्र कैसा होता है? एंसिनेंट। एंसिनेंट का अर्थ होता है पुरातन प्रकार का, अर्थात पुरातन प्रकार का जो होता है उसमें केंद्रक भित्ति क्या होती है? अनुपस्थिति होती है। क्या होती है? केंद्रक भित्ति कैसी होती है? अनुपस्थित होती है। तो असीम केंद्रीय जो कोशिकाएं होती हैं उनमें, ठीक है, केंद्रक भित्ति क्या है? ठीक है, केंद्रक भित्ति अनुपस्थित होती है, अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। स्पष्ट विभेदित केंद्रक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ठीक है, देखिए दूसरा है ससीम केंद्रीय कोशिका। ससीम केंद्रीय कोशिका की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स। यू का अर्थ होता है मॉडर्न, यू का अर्थ होता है मॉडर्न, कैरियोटिक का अर्थ होता है कैरियोन। मॉडर्न का अर्थ होता है विकसित, ठीक है, या आधुनिक भी बोल सकते हैं। कैरियोन का अर्थ होता है केंद्रक, अर्थात ऐसी कोशिका जिनका केंद्र कैसा होता है? विकसित होता है। जिस अर्थात विकसित का मतलब है जिसका केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्लियां क्या है? पाई जाती है। ठीक है, जिसमें केंद्रक भित्ति क्या होती है? उपस्थित होती है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक भित्ति क्या होती है? पूर्ण रूप से विकसित होती है। ये क्या होती है? 2 प्रकार की कोशिका होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी कौन सी होती है? यूकैरियोटिक कोशिका। एक प्रकार से ये अंतर भी हो गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्र क्या होता है? स्पष्ट, ठीक है, विभेदित नहीं होता है, अर्थात उसमें केंद्रक भित्ति होती है वो पूर्ण रूप से नहीं पाई जाती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक भित्ति क्या होती है? पूर्ण रूप से पाई जाती है। ठीक है, इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो नग्न अवस्था में पाया जाता है और वह आनुवंशिक पदार्थ केंद्रक के द्वारा परिबद्ध नहीं होता है। ठीक है, जेनेटिकल मटेरियल इज नॉट सराउंडिंग बाय द न्यूक्लियस, अर्थात जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो केंद्रक से परिबद्ध नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र, और ये गुणसूत्र जो होते हैं वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। गुणसूत्र पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में गुणसूत्र पाए जाते हैं, और गुणसूत्र जो होते हैं वो केंद्रक से क्या होते हैं? परिबद्ध रहते हैं, अर्थात केंद्रक के अंदर क्या है? पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्गी का है, अंतःप्रदव्य जालिका, ठीक है, लाइसोसोम, ठीक है, ये सारे कोशिकांगों का अभाव होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सभी कोशिकांग क्या है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या है? पाए जाते हैं।
इसलिए हम इनका अध्ययन विस्तृत रूप से, जो सेल वाला पार्ट आएगा, कोशिका वाला जो चैप्टर आएगा, उसमें हम इनका विस्तृत रूप से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसलिए अभी हमने केवल आपको नॉलेज के लिए बता दिया है कि 5 जगत वर्गीकरण का पहला आधारीय लक्षण है कोशिका का प्रकार, ठीक है। और कोशिका मैंने आपको बता दिया है केंद्रक भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती है। एक होती है असीम केंद्रीय और दूसरी कौन सी होती है, ससीम केंद्रीय प्रकार की होती है। ये पहला हमने आधारीय लक्षण पर आपसे चर्चा कर लिया है। दूसरा आधारीय लक्षण है पोषण प्राप्त करने की विधियां, मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। पोषण किस तरीके से क्या है प्राप्त किया जाता है, ठीक है भाई। तो 5 जगत वर्गीकरण पद्धति में हम दूसरे बिंदु पर अध्ययन करने जा रहे हैं और वो बिंदु है पोषण प्राप्त करने की विधि। पोषण प्राप्त करने की विधि, पोषण प्राप्त करने की विधि। देखिए, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। और ये पादप और जंतु जो होते हैं, उन पादप और जंतुओं में पोषण की जो विधियां होती हैं, पौधों में और जंतुओं में जो पोषण की विधियां होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग होती है। आपको बता दूं, इस वर्गीकरण में पोषण को क्या बनाया गया है, आधार बनाया गया है। इस 5 जगत वर्गीकरण में पोषण को क्या बनाया गया है, आधार बनाया गया है। इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि पादपों में पोषण की विधियां। देखिए, पादपों में पोषण की विधियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। पादपों में पोषण की विधियां, ठीक है। पादपों में पोषण की विधियां। देखिए, पादपों में पोषण की मुख्यतः पादपों में पोषण की विधियां, और आपको हम बता दें कि पादप जो होते हैं वो पोषण की विधियों के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, पादप जो होते हैं वो पोषण की विधियों के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वपोषी पादप और दूसरे कौन से होते हैं, विषम पोषी पादप होते हैं। विषम पोषी पादप होते हैं, ठीक है। पहला हो गया स्वपोषी, जिनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहले मैं स्वपोषी के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए, स्वपोषी किस तरीके से हैं। ये पादप हैं, ठीक है। ये क्या है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य है जो क्या है, प्रकाश का प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। देखिए, जड़ें जो होती हैं वो मृदा से जल को क्या करती है, अवशोषित करती है। वायुमंडल के द्वारा पौधा क्या ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। पौधे की पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। अर्थात हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए हरे पेड़ पौधे कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। या हम इसकी सीधी परिभाषा दें, स्व का मतलब होता है अपना, स्व का अर्थ होता है अपना, और पोषी का अर्थ होता है पोषण। अर्थात वे पादप जो अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी। और हरे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। दूसरा है विषम पोषी। विषम पोषी कौन से होते हैं, देखिए आपको बता दो, विषम पोषी जो होते हैं वे पादप होते हैं जो अपना भोजन स्वयं न बना करके दूसरे पादपों पर भोजन के लिए क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। वे पादप जो अपना भोजन स्वयं न बना करके दूसरे पादपों पर भोजन के लिए क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, वो विषम पोषी पादप कहलाते हैं। देखिए, विषम पोषी जो पादप होते हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। विषम पोषी पादपों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है हमारा परिजीवी, पैरासाइट,
परिजीवी। दूसरा है मृतजीवी। मृतजीवी 3 नहीं है बेटा, ये 4 है। विषमपोषी जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं पादप? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट होता है आपका सहजीवी। सहजीवी। और लास्ट होता है कीटभक्षी पादप। कीटभक्षी पादप। देखिए सबसे पहले हम परिजीवी पर बात करते हैं। पर का मतलब दूसरा, जीवी का अर्थ होता है जीव, अर्थात वे पौधे जो दूसरे पौधों से क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। वे पौधे जो दूसरे पौधों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। अमरबेल, जिसे कस्कुटा के नाम से जानते हैं, ये अमरबेल जो पौधा होता है वो कैसा होता है? परजीवी होता है, ठीक है। तो वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं न बना करके दूसरे पौधों पर भोजन के लिए या पोषण के लिए क्या होते हैं? आश्रित होते हैं, या दूसरे पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी। दूसरा है मृतजीवी। वे पौधे जो अपना भोजन मृत सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। वे पौधे जो अपना भोजन मृत सड़े गले पदार्थों से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। कुछ जैसे ब्रायोफाइटा पादप होते हैं या कुछ यानी कि थैलोफाइटा वर्ग के पादप होते हैं, वो कैसे होते हैं? मृतजीवी होते हैं। नेक्स्ट है आपका सहजीवी। सह का मतलब है साथ में, जीवी का अर्थ होता है जीवन व्यतीत करना, अर्थात दो जीवों के मध्य ऐसा अंतर संबंध जिसमें दोनों ही जाति के जीव क्या होते हैं? ठीक है, दोनों ही जाति के जीवों को क्या होता है? लाभ प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? सहजीवी कहते हैं। परंतु हम यहाँ पर ये 5 जगत वर्गीकरण के आधारीय लक्षण पढ़ रहे हैं, तो इसको हम परिभाषा किस तरीके से देंगे? देखो आपको हम डायरेक्टली बता रहे हैं। सहजीवी, सह का मतलब साथ में, जीवी का मतलब जीव, अर्थात दो यहाँ पर जो पादप होते हैं, दो पादप जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। दो पादप एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। जैसे लाइकेन की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें दो पादप एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। लाइकेन में क्या होता है? शैवाल और कवक। शैवाल और कवक दो पादप होते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, और एक दूसरे के सहयोग से ही क्या करते हैं? वो जीवन व्यापन करते हैं। क्योंकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, परंतु कवक होते हैं वो परपोषी होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, इसलिए वो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? शैवालों से ग्रहण करते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? सहजीवी, ठीक है। जिसमें दो पादप जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को क्या है? एक दूसरे का सहयोग करके वो अपना जीवन क्या करते हैं? व्यापन करते हैं, उन्हें सहजीवी कहते हैं। इस सहजीवी के अंदर मुख्य रूप से कौन आते हैं? लाइकेन आते हैं। लाइकेन जो होते हैं उन्हें सैक भी कहते हैं। सैक का अर्थ होता है शैवाल और कवक, अर्थात शैवाल और कवकों का से मिश्रित जो पादप होता है, ठीक है, दोनों ये पादप आपस में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है हम बात करते हैं कीटभक्षी पादपों के बारे में। देखिए कीटभक्षी पादप कौन से होते हैं? कीटभक्षी ऐसे पादप होते हैं जो दलदली, ठीक है, भूमि में उगते हैं। दलदली भूमि में उगते हैं, पहली बात। दूसरी बात है दलदली भूमि में नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। दलदली भूमि में उगते हैं ऐसे पादप जो दलदली भूमि में उगते हैं और उस दलदली मृदा के अंदर नाइट्रोजन का अभाव होता है। आपको मैं बता दूं, जो दलदल में जो पौधे उगते हैं वे पादप क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन तो बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजनी पदार्थों को प्राप्त करने के लिए, कौन से पदार्थों को? नाइट्रोजनी पदार्थों को प्राप्त करने के लिए जब भी उन पौधों के पत्तियों पर या पुष्पों पर, ठीक है, कोई कीट या पतंग आकर के बैठता है तो उनकी पत्तियां या पुष्प जो होते हैं वो बंद हो जाती है और वो कीट और पतंगों का या उन कीटों का क्या कर लेते हैं? भक्षण कर लेते हैं। जैसे निपेटिन्स पादप होता है, यूट्रिकुलेरिया पादप होता है, ड्रासेरा पादप होता है, या मोनोट्रापा पादप होता है, या घट पादप होता है। ये सारे पादप ऐसे होते हैं जो दलदली भूमि में उगते हैं
उस दलदली भूमि के अंदर नाइट्रोजन का अभाव होता है। ये सभी पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, परंतु ये अपने शरीर को, अपने पादप काय को नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए क्या है कि इन पादपों की पत्तियों पर या इनके पुष्पों पर बैठने वाले कीटों को ये क्या कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं और पकड़ करके उनका क्या कर लेते हैं, ये भक्षण कर लेते हैं। इसलिए इन पादपों को हम कीटभक्षी पादप भी कहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। तो हमने आपको बताया पादपों में पोषण की विधियां, ठीक है। पादपों में पोषण के मुख्य रूप से 2 प्रकार के पादप होते हैं, ठीक है। पादपों में पोषण की विधियां, इसमें हमने आपको बताया कि पोषण के आधार पर पादप 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी, दूसरे होते हैं विषमपोषी। स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विषमपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरे पादपों पर निर्भर करते हैं। इसलिए विषमपोषी पादपों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। परजीवी, पैरासाइटिक। दूसरा होता है मृतजीवी। मृत का मतलब है मरे हुए, जीवी का अर्थ होता है जीव। मृत जीवों से अपना भोजन जो ग्रहण करते हैं, अर्थात जो मृत सड़े गले पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं, वो मृत जीवी होते हैं। खासतौर से ब्रायोफाइटा और खासतौर से थैलोफाइटा पादप होते हैं, वो मृत जीवी। कुछ पादप होते हैं, सभी नहीं होते हैं, वो मृत जीवी होते हैं। दूसरा सहजीवी, जिनको सिम्बायोसिस कहते हैं, जिसमें 2 पादप एक दूसरे से जुड़े होते हैं और दोनों ही पादप एक दूसरे के साथ जीवन व्यापन करते हैं, वो सहजीवी कहते हैं। और कीटभक्षी पादप मैंने आपको बता दिया है, जो दलदली भूमि में उगते हैं। दलदली भूमि में नाइट्रोजन का अभाव होता है और ये नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए ये पादप क्या काम करते हैं, कीट और पतंगों को पकड़ करके उनका भक्षण करते हैं। ऐसे पादपों को कीटभक्षी पादप कहा जाता है। देखिए, पादपों में पोषण की विधि समाप्त हुई, उसके बाद हम बात कर रहे हैं जंतुओं में पोषण की विधियां। जंतुओं में पोषण की विधियां, देखिए जंतुओं में पोषण की विधि पर आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, जंतुओं को भी पोषण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं जंतुओं में पोषण की विधियां। तो पहले इसको समझना होगा कि जंतु किस प्रकार से पोषण करते हैं। अधिकांशतः जो जंतु होते हैं वो ठोस या अर्ध ठोस पदार्थों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। अधिकांशतः जंतु जो होते हैं वो ठोस या अर्ध ठोस भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं या उसको निगल करके क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के पोषण को प्राणी समभोजी या जंतु समभोजी या उन्हें होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। आपको बता दें, आपसे पूछा जाए कि प्राणी समभोजी किसे कहते हैं, तो वे जंतु जो ठोस या अर्ध ठोस पदार्थों का भक्षण करते हैं या उन्हें निगल करके खाते हैं, इसी प्रकार के पोषण को प्राणी समभोजी पोषण कहा जाता है। देखो, पोषण के आधार पर जंतु जो होते हैं उनके प्रकार, पोषण के आधार पर जो जंतु होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पोषण के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। देखो भी, पहला है पोषण के आधार पर जंतुओं के प्रकार, पहला हो गया शाकाहारी, ठीक है, हर्बीवोरस, दूसरा होता है मांसाहारी, कार्निवोरस, तीसरा होता है सर्वाहारी, ओमनिवोरस, और चौथा जो प्रकार होता है वो एक इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलेंगे परजीवी, ठीक है, जिनको बोलते हैं पैरासाइटिक या पैरासाइट, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शाकाहारी। ऐसे जंतु जो अपना भोजन केवल हरे पेड़ पौधों से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। वे जंतु जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, हरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं।
जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ठीक है, ये सारे जंतु कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। ये जंतु जो होते हैं वो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? शाकाहारी जंतुओं से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। दूसरा है मांसाहारी जंतु। वे जंतु जो शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। जैसे शेर है, ठीक है, चीता है, बघेरा है, भालू है, ये सारे जंतु कैसे होते हैं? मांसाहारी जंतु होते हैं। अर्थात वे जंतु जो अपना भोजन किससे ग्रहण करते हैं? शाकाहारी प्राणियों से अपना पोषण ग्रहण करते हैं या पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मांसाहारी जंतु कहते हैं। सर्वाहारी जंतु क्या है? जैसे मानव है, वो एक सर्वाहारी जंतु है, वो मांस भी खा लेता है, ठीक है, वो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले उत्पादों को भी भोजन के रूप में क्या करता है? ग्रहण करता है। कुत्ता है, वो रोटी भी खा लेता है, साथ में मांस मिल जाता है तो मांस भी खा लेता है। बिल्ली है, वो भी क्या है? इसी प्रकार का जंतु होता है, रोटी मिलती है तो रोटी खा लेता है, जो भी भोज्य पदार्थ उन्हें प्राप्त होता है वो उनको क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए क्या है? कौन होता है? परजीवी होता है, सॉरी, सर्वाहारी होता है। मोर होता है, सर्वाहारी होता है, मानव सर्वाहारी होता है, बिल्ली जो होती है सर्वाहारी होती है, कुत्ता होता है वो सर्वाहारी होता है। सर्वाहारी अर्थात वे जंतु जो अपना भोजन के रूप में शाकाहारी और मांसाहारी, वे जीव जो अपना पोषण शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही जीवों से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। वे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों से भी प्राप्त करते हैं और विभिन्न प्रकार के जंतुओं से भी अपना पोषण ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वाहारी। सबसे अंत में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पोषण से संबंधित, और वो है परजीवी। परजीवी जंतु वे जंतु होते हैं जो दूसरे जंतुओं से क्या करते हैं? पोषण जीवित अवस्था में प्राप्त करते हैं, जीवित अवस्था में अवशोषित करते हैं। जैसे मैं बहुत एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमारे सर में जुआ पाई जाती है, जू का वैज्ञानिक नाम है ह्यूमन पेडिकुलस। ह्यूमन तो क्या हो गया? वंश हो गया, पेडिकुलस उसकी जाति होगी। अब देखिए जुआ है, ठीक है, वो इस शरीर से क्या है? रक्त को क्या करती है? अवशोषित करती है, ठीक है। और कौन सा शरीर है? जीवित अवस्था में। तो पोषण जीवित अवस्था में क्या करती है? अवशोषित करती है, उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। वे जंतु जो दूसरे जंतुओं से पोषण जीवित अवस्था में क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं या ग्रहण करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जो मृत जीवों को भोजन के रूप में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मृत जीवी जंतु कहते हैं या मृतोपजीवी जंतु, या उन्हें सैप्रोफाइटिक एनिमल्स के नाम से उन्हें क्या है? जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सैप्रोफाइटिक एनिमल्स के नाम से जाना जाता है। देखिए मैं आपको इसके बारे में बता दूं। जैसे एक गाय या भैंस मर गई है, और गाय भैंस जब मर जाती है तो उसको क्या है? एक जगह डाल दिया जाता है, वहां पे कुत्ते हैं, गिद्ध हैं, ठीक है, या अन्य जो जंतु होते हैं वो उनके मांस को उस मरे हुए जंतु से क्या करते हैं? भोजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो वे जीव जो मृत जीवों को भोजन के रूप में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मृतोपजीवी जंतु कहा जाता है। देखिए अब तक हमने आपको 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख आधारीय लक्षणों पर आपसे चर्चा की, जिनमें पहला पॉइंट था कोशिका का प्रकार, दूसरा था पोषण प्राप्त करने की विधि, तीसरे बिंदु पर आपसे बात करने जा रहे हैं और वो है कोशिका, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ठीक है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीयता, ठीक है, इस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। एक कोशिकीयता और बहुकोशिकीयता, एक कोशिकीयता या एक कोशिकीय और अगला है बहुकोशिकीय। देखो भाई, देखिए एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वो सबसे सरलतम जीव होते हैं, आपको बता दूं, और बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं वो सबसे जटिलतम जीव होते हैं।
कैसे जीव होते हैं? जटिलतम जीव होते हैं, क्योंकि एक कोश की जो जीव होते हैं उनका शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है। एक कोशिका से जो बने होते हैं उनके अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे बैक्टीरिया है, जीवाणु, जैसे अमीबा है, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, ये सारे, जैसे मैंने आपको बताया अमीबा है, पैरामीशियम है, ये एक कोश के जीव होते हैं। ठीक है, तो ये एक कोश के जो जीव होते हैं ये पोषण की क्रिया, ठीक है, श्वसन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया, परिवहन की क्रिया केवल एक ही कोशिका के माध्यम से होती है। तो वे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है वो एक कोश के जीव कहलाते हैं, और वे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर के, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, उन्हें क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उन्हें जटिल जीव क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका शरीर क्या होता है? बहुत ही जटिल संरचना वाला होता है, क्योंकि अनेक कोशिकाएं होती है, अनेक कोशिकाएं मिलकर के उन जंतुओं के शरीर में ऊतकों का निर्माण करती है, ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं, अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं, तंत्र मिलकर के एक संपूर्ण शरीर का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इसलिए उन जंतुओं में श्वसन की क्रिया करने के लिए स्पेशल अंग पाए जाते हैं, उनमें उत्सर्जन करने के लिए स्पेशल प्रकार के अंग पाए जाते हैं, परिवहन या परिसंचरण करने के लिए विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं, पाचन के लिए या पोषण के लिए विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि जंतुओं को हम कितने भागों में बांटते हैं? कोशिका के आधार पर दो प्रकार के, एक कोशिकीय और दूसरे होते हैं बहुकोशिकीय। अब तक हम 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख आधारीय लक्षणों में 3 लक्षणों को पढ़ चुके हैं: कोशिका के प्रकार, पोषण प्राप्त करने की विधियां, और लास्ट जो अभी हमने पढ़ा है एक कोशिकीयता और बहुकोशिकीयता। बहुकोशिकीयता में जितने भी पेड़ पौधे हैं उच्च श्रेणी के, जितने भी उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं वो बहुकोशिकीयता में आते हैं। आप सभी लोग हैं, मानव जाति के लोग हैं, वो सभी बहुकोशिकीय जीव होते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, जो भी जंतु आपको दिखाई देते हैं वो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। ठीक है, तो हमने आज यहाँ पर केवल 3 आधारीय लक्षणों पर आपसे चर्चा की है, बाकी 2 आधारीय लक्षणों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय कोरोना, बी सेफ एट योर होम। थैंक्स वेरी मच।